नमस्कार साथियों, आपने कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पाठ 5 पढ़ा लोकतंत्र। मुझे लगता है कि आप लोगों ने ध्यान से उसको समझा होगा, पढ़ा होगा और लोकतंत्र का हमारे लिए क्या महत्व है, भारत के संदर्भ में क्या लोकतंत्र है, चीन के संदर्भ में लोकतंत्र क्या महत्व है, भारत के पड़ोसी देश है, आपके नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, मालदीव है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, अन्य देशों के संदर्भ में आपका लोकतंत्र किस प्रकार से काम कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोकतंत्र प्रणाली जिसके अंतर्गत शासन, सत्ता या शक्ति का अंतिम स्रोत जनता होती है और जनता ही उसका प्रयोग करती है। लेकिन आधुनिक समय में जो शासन का प्रकार है, जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, उसके अंतर्गत अप्रत्यक्ष शासन प्रणाली को महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि बड़े बड़े राज्य हैं। तो ऐसी स्थिति में बड़े राज्यों में जो अप्रत्यक्ष शासन प्रणाली है या प्रतिनिधात्मक शासन प्रणाली है, जिसको किस प्रकार से मूर्त रूप दिया जाए। तो आज हम आपके सामाजिक विज्ञान विषय में पाठ 6 केंद्र सरकार से संबंधित अध्यापन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इससे पूर्व हम इसका अध्ययन करें केंद्र सरकार। अब यहाँ पे जो सरकार आया, सरकार क्या है, लेकिन सरकार किसके लिए काम करती है, सबसे बड़ी बात है। क्या सरकार के पास में खुद की शक्ति है, क्या सरकार प्रभुत्व है, या सरकार के पीछे कोई और भी है जो हमें दिखाई नहीं देता। बिल्कुल सही है बच्चों, सरकार जो मूर्त एक संस्था है, एक समुदाय है, एक संगठन है, उसके पीछे छुपा हुआ जो मुख्य जो चीज है वो होता है एक सामाजिक संगठन, जिसे हम कहते हैं राज्य। और प्यारे बच्चों, राज्य ही वह एक भावनात्मक संगठन है, एक अमूर्त सामाजिक संस्था है जिसके पास प्रभुत्व शक्ति होती है, प्रभु सत्ता होती है, और वह अपनी शक्ति का प्रयोग कानून के निर्माण करने में, कानून को लागू करने में, और कानून के अनुसार कोई व्यक्ति अगर कार्य नहीं करता है तो उसे दंड देने में भी वह न्याय निर्णय में कार्य करता है। अतः हम सबसे पहले बात करते हैं राज्य की, क्योंकि सरकार राज्य का अंग है। अतः बिना राज्य के हम सरकार की कल्पना नहीं कर सकते और बिना सरकार के राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अतः राज्य और सरकार दोनों आपस में क्या, एक दूसरे के पूरक है। अतः देखिए बच्चों, राज्य एक भावनात्मक अवधारणा है, अर्थात एक सामाजिक संस्था है, सामाजिक संगठन है जो अमूर्त है, जो दिखाई नहीं देता हमें, लेकिन है, उसी के पास संपूर्ण शक्ति है। एक सामाजिक संस्था है, राज्य एक सामाजिक संस्था है जिसे निश्चित भूभाग में शक्ति के विधि सम्मत कानून के अनुसार प्रयोग करने का एकाधिकार प्राप्त होता है। विधि के अनुसार, कानून के अनुसार वो अपने क्षेत्र में प्रभुत्व शक्ति रखती है, आंतरिक रूप से स्वतंत्र है और बाह्य रूप से भी पूर्णतः स्वतंत्र है, अर्थात प्रभुत्व शक्ति उसके पास होती है। अर्थात वह कौन, राज्य उस क्षेत्र तथा उस क्षेत्र में निवास करने वाली संपूर्ण जनता या लोगों के लिए बाध्य कर कानून का निर्माण करती है। बाध्य कर का मतलब कानून का निर्माण करेगी, लागू करेगी, और कोई व्यक्ति अगर उस कानून को नहीं मानता है, उल्लंघन करता है, तो राज्य के द्वारा उसे दंड भी दिया जाएगा। अतः उन्हें लागू करता है और कानून के अनुसार न्याय करता है, और कोई व्यक्ति अगर उसको नहीं मानता है तो कानून के अनुसार उसको दंड भी दिया जाएगा, तथा उस राज्य में विद्यमान संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण करना ही उस राज्य का मुख्य काम है। तो इसे हम क्या कहेंगे, राज्य कहेंगे। अतः आप देखते हो बच्चों कि राज्य दिखाई नहीं दे रहा, अब किसके माध्यम से दिखाई देगा, सरकार के माध्यम से ही हम राज्य को पहचानते हैं। सरकार, भारत सरकार, पाकिस्तान सरकार, चीन सरकार। अब चीन देश है, चीन राज्य है, लेकिन हमें दिखाई क्या देती है, वहां की सरकार दिखाई देती है, वहां के जो स्थायी कार्यपालिका वो दिखाई देती है, वहां की राजनीतिक कार्यपालिका वो दिखाई देती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राज्य के बच्चों 4 अंग होते हैं। बिना राज्य की, इन बिना 4 अंगों के हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। तो कोई भी राज्य है, हमने बात की एक सामाजिक संस्था है, इसका मतलब वह निश्चित भूभाग में होगा, तो भूमि होना जरूरी है, निश्चित भूभाग होना जरूरी है। सामाजिक संगठन है, इसका मतलब जनसंख्या जरूरी है, और प्रबंधन के लिए किसी भी सामाजिक संगठन को चलाने के लिए सत्ता या प्रबंधन की आवश्यकता होती है, इसका मतलब उसका सरकार शासन भी है, उसका है। और प्रभुत्व शक्ति, सर्वोच्च शक्ति किसके हाथों में है, राज्य के हाथों में है। तो इस प्रकार से राज्य के प्रमुख 4 अंग है, भूमि, जनसंख्या, सरकार या शासन या प्रभु सत्ता।
4 अंग हो गए। लेकिन बच्चों वर्तमान में जिसका 5वां अंग माना जाता है मान्यता, अगर किसी राज्य को, अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का कोई दूसरा राज्य उसको मान्यता प्रदान कर दे तो वह राज्य का रूप धारण कर, जैसे 1948 में इजराइल बना और तुरंत इजराइल को अमेरिका और अन्य देशों ने, भारत ने भी उसको मान्यता प्रदान कर दी और इजराइल एक राज्य बन गया, स्टेट बन गया, कंट्री बन गया। लेकिन फिलिस्तीन आज तक राज्य का रूप धारण नहीं कर सका, क्योंकि उसके पास भूमि है, उसके पास जनसंख्या है, उसके पास सरकार भी है उसकी थोड़ी बहुत, लेकिन उसके पास क्या नहीं है, मान्यता नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि सरकार के इन 4 अंगों में सरकार को जो प्रत्यक्ष रूप से सामने लाने का काम करता है वो करती है सरकार का तीसरा अंग, कौन, राज्य का तीसरा अंग सरकार। और आज हम इसी सरकार के बारे में पढ़ेंगे, केंद्र सरकार। लेकिन इससे पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा कि सरकार या गवर्नमेंट या शासन है क्या चीज। तो बच्चों शासन या सरकार है क्या, अर्थात शक्ति का प्रयोग, कौन सी शक्ति, राज्य की प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग कौन कर रहा है, सरकार कर रही है, शासन कर रहा है और जनता की सेवा के लिए कर रहा है ना। तो इसके लिए देखो शासन या सरकार की, अब प्यारे बच्चों उस जो मूर्त संस्था है, सामाजिक संगठन है, उसके 3 अंग होते हैं। हमने यहाँ राज्य की बात की तो राज्य के अंगों में तो भूमि, जनसंख्या, सरकार, प्रभुसत्ता और मान्यता। लेकिन प्यारे बच्चों शासन या सरकार के अंगों की बात की जाए तो इसके 3 प्रमुख अंग होते हैं। तो इसका जो पहला जो प्रमुख अंग होता है उसे कहते हैं विधायिका, विधानमंडल या व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर। क्या नाम है इसका, व्यवस्थापिका कह दो, विधायिका कह दो, विधानमंडल कह दो, किसी भी नाम से इसको जाना जाता है और इंग्लिश में कहेंगे लेजिस्लेचर। दूसरा इसका जो है सरकार का, शासन का, वो होता है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। और तीसरा अंग होता है वो न्यायपालिका। अर्थात सरकार के अंतर्गत हम इन 3 अंगों की बात करते हैं, विधायिका की या व्यवस्थापिका की, कार्यपालिका की और न्यायपालिका की। अब प्यारे बच्चों इन तीनों का ही काम अलग अलग है, शक्ति पृथक्करण है, अलग अलग शक्ति का उपयोग होता है, इनमें अलग अलग शक्ति का प्रयोग करते हैं अलग अलग प्रकार से। अर्थात व्यवस्थापिका के जो व्यक्ति होते हैं, व्यवस्थापिका के जो लोग होते हैं वो क्या, कौन सा कार्य करते हैं, कानून का निर्माण करना, अर्थात समुदाय की इच्छा पर सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, कानूनों का, नियमों का निर्माण करेंगे। कौन निर्माण करेगा, व्यवस्थापिका या विधायिका निर्माण करेगी। और उनको कार्यपालिका क्या करेगी, इन बनाए हुए कानूनों को लागू करने के लिए कोई संस्था चाहिए, वो क्या है, कार्यपालिका। अर्थात कार्यपालिका को हम यहाँ पर 2 भागों में बांट रहे हैं, एक तो है राजनीतिक कार्यपालिका, एक होती है स्थायी कार्यपालिका। इन दोनों के माध्यम से क्या होता है, सरकार के बनाए हुए जो कानून है, विधायिका के बनाए जो कानून है, उनको लागू करने का काम किया जाता है। इसका सरकार का जो तीसरा अंग है बच्चों वो है न्यायपालिका। अर्थात कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था यदि कानून के अनुसार कार्य ना करता हो या व्यक्ति के अधिकारों को हनन होता हो या कार्यपालिका और विधायिका दोनों अंग अगर मनमानी करते हो तो ऐसी स्थिति में इसका जो न्यायपालिका तीसरा अंग है उसके पास में संविधान की, कानून की व्याख्या करने की शक्ति होती है और वह कानून के अनुसार क्या करती है, न्याय निर्णय करने का काम करती है। तो इस प्रकार से बच्चों सरकार के कितने अंग हुए, 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब यहां देखिए बच्चों कार्यपालिका क्या करती है, कानून को लागू करने का काम करती है। अतः कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है राजनीतिक कार्यपालिका, एक होती है बच्चों स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका का मतलब होता है जैसे मंत्री परिषद को हम देख सकते हैं, अर्थात जनता के द्वारा निश्चित समय के लिए चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं उन्हें हम कहते हैं राजनीतिक कार्यपालिका। लेकिन अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी बुद्धि और विशेष परीक्षाओं के माध्यम से, लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति चुनकर जाता है और नियुक्त होता है और वह अपनी पूरी उम्र 60 साल की उम्र तक या जहां जैसी व्यवस्था हो उसके अनुसार अपनी सेवाएं देता है तो उसे कहते हैं स्थायी कार्यपालिका। अर्थात अधिकारी तंत्र और नौकरशाही स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। सरकारें हर 5 साल से बदलती रहती है लेकिन स्थायी कार्यपालिका कभी नहीं बदलती, ये लगातार चलती रहती है। किसी भी सरकार है उसके साथ वो कार्मिक काम करते रहते हैं। अब बच्चों बात करते हैं राजनीतिक कार्यपालिका की। तो राजनीतिक कार्यपालिका में भी 2 प्रकार की प्रणाली पाई जाती है, एक तो होती है संसदीय प्रणाली, एक होती है अध्यक्षीय प्रणाली। तो बच्चों यहाँ पर जो संसदीय प्रणाली है उसकी जब बात की जाए, संसदीय प्रणाली है क्या, मुख्य रूप से हमने बात की सरकार के 3 अंगों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अर्थात संसदीय वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत व्यवस्थापिका
और कार्यपालिका में आपसी संबंध पाया जाता है, अर्थात आपसी संबंधों के आधार पर संसदीय व्यवस्था का निर्माण होता है और अध्यक्षीय व्यवस्था का निर्माण भी उसी प्रकार से होता है। लेकिन यहां पर अध्यक्षीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका दोनों आपस में स्वतंत्र होते हैं और कार्यपालिका और विधायिका के दोनों के अलग अलग चुनाव होते हैं। ये मुख्य अंतर है यहाँ पे। अब संसदीय प्रणाली में दो प्रकार के, यहाँ पर हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो नाम मात्र की, सांकेतिक रूप में नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका में अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत का जो संवैधानिक प्रधान है वो राष्ट्रपति होता है और सारे के सारे काम राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति नहीं करता बच्चों। कौन करता है? कार्य मंत्री परिषद करती है, प्रधानमंत्री करता है। आर्य भाषा में तो यहाँ पर एक तो नाम मात्र की, एक तो जो आदर्श में है केवल सांकेतिक है, एक यथार्थ में वास्तविक है। तो नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका किसमें पाई जाती है? संसदीय व्यवस्था में पाई जाती है। जैसे भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी है, सांकेतिक कार्यकारी है, ऐसे ही ब्रिटेन में ब्रिटेन की जो महारानी द क्राउन है वो भी नाम मात्र की कार्यकारी के रूप में काम करती है। वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उसमें प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण होता है और प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्री परिषद है वही कार्य का संचालन करते हैं। अब हम बात करते हैं अध्यक्षीय प्रणाली। तो बच्चों अध्यक्षीय प्रणाली में भी दो प्रकार की प्रणालियां होती है, एकल कार्यपालिका और बहुल कार्यपालिका। अर्थात अध्यक्षीय प्रणाली में हमने बात की ना, संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली का रूप कैसा होता है? व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर। तो संसदीय प्रणाली में तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में अटूट संबंध पाया जाता है, क्योंकि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका के सदस्यों में से ही किया जाता है। अर्थात इन्हीं में से व्यवस्थापिका के सदस्यों में से ही प्रधानमंत्री या मंत्री या अन्य जो राज्य मंत्री उनको चुना जाता है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली में इसी प्रणाली का रूप है, लेकिन व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में किसी प्रकार का संबंध नहीं पाया जाता। दोनों पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं और दोनों का अलग अलग चुनाव होता है। अर्थात हम कहें अध्यक्षीय प्रणाली की जो कार्यपालिका है वो पूर्णतः स्वतंत्र होती है, वह विधायिका पर उत्तरदायी नहीं होती है और विधायिका के प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। अर्थात यह संसदीय प्रणाली में जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका या संसद के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। अध्यक्षीय प्रणाली दो प्रकार की, एकल कार्यपालिका और बहुल कार्य। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति एक एकल कार्यपालिका का उदाहरण है। अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली है और एकल कार्यपालिका पाई जाती है, जबकि आपका स्विट्जरलैंड और कई देश है, फ्रांस वगैरह, उन देशों में बहुल कार्यपालिका अर्थात एक से अधिक राष्ट्रपति, जिसे स्विट्जरलैंड में 7 राष्ट्रपति होते हैं और एक साल का उनका कार्यकाल होता है, उनको संघीय परिषद या बहुल कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ देखिए बच्चों, हमने एक तो बात की कि शासन प्रणाली में राजनीतिक कार्यपालिका के अंदर संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षीय व्यवस्था, इसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर संसदीय और अध्यक्षीय बात की। लेकिन अगर शक्ति के बंटवारे के आधार पर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के आधार पर हम बात करें तो यहाँ पर जो राजनीतिक कार्यपालिका या किसी भी शासन की प्रणाली है वो एकात्मक शासन और संघात्मक शासन के रूप में भी जाना जाता है। एकात्मक शासन का मतलब किसी भी राज्य में, जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन में केवल केंद्र सरकार है, संघ सरकार ही है, वहां पर इकाइयों की कोई सरकार नहीं है। तो ऐसी शासन प्रणाली जिसके अंतर्गत शक्ति का प्रयोग केवल एक ही स्तर से किया जाता है उसे एकात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है। संघात्मक शासन प्रणाली ऐसी शासन प्रणाली जिसमें शक्तियां अलग अलग विषय, जैसे भारत की बात की जाए तो भारत एक संसदीय संघात्मक व्यवस्था है जिसमें विषयों का बंटवारा होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है। किस रूप में? संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय, संवर्धित सूची के विषय और अवशेष सूची के विषय। तो यहाँ पर जो एकात्मक शासन व्यवस्था है तो संसदीय और एकात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन में है और भारत में संसदीय और संघात्मक शासन व्यवस्था है। इसी प्रकार से अमेरिका में अध्यक्षीय संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। संघात्मक शासन का मतलब है किसी भी राज्य में संघ के स्तर पर एक अलग विधानमंडल होता है और राज्यों के स्तर पर एक अलग विधानमंडल होता है। जैसे अमेरिका में 50 राज्य हैं तो अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति होता है, उन 50 राज्यों के ऊपर जो संघ का प्रधान है, और अलग अलग राज्यों के खुद के अलग अलग प्रधानमंत्री, गवर्नर अलग अलग पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर संसदीय प्रणाली, अध्यक्षीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली की जननी ब्रिटेन है, अध्यक्षीय प्रणाली की जननी कौन है? अमेरिका है। इसको हमने दो प्रकार बांटा और इसको भी दो प्रकार से बांटा। यहाँ पर एकात्मक शासन, संघात्मक शासन, और साथ ही पहले बच्चों यहाँ हम बात करेंगे भारत के संदर्भ में। तो भारत की जो व्यवस्थापिका या विधायिका या विधानमंडल है उसको हम दो स्तर पर बांट सकते हैं। एक तो संघ के स्तर पर, ऊपर का स्तर, जैसे भारत यूनियन ऑफ द स्टेट्स,
राज्यों का संघ है। तो संघ के स्तर पे जो सरकार होती है, केंद्र सरकार होती है, उसे हम संघीय व्यवस्थापिका के नाम से भी जानते हैं। जहां पर जो सदन होता है उसे हम कहते हैं संसद। क्या कहते हैं उसको? संसद। इसी प्रकार से भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था में संघ के स्तर पर संघीय व्यवस्थापिका और राज्यों के स्तर पर अलग अलग राज्यों में क्या होती है? राज्य व्यवस्थापिका का निर्माण किया जाता है। और यह निर्माण एक लिखित संविधान के द्वारा भारत में किया गया है, अर्थात संघीय व्यवस्थापिका और राज्यों के स्तर पर राज्य व्यवस्थापिका। तो हमारा जो पार्ट नंबर 6 बच्चों वह केंद्र सरकार, अर्थात हम यहाँ पर संघीय व्यवस्थापिका और केंद्र सरकार से संबंधित चर्चा करेंगे। तो इसके अंतर्गत संसद और संसद के अंगों राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है। तो इस प्रकार से इस टॉपिक के अंतर्गत हम केंद्र सरकार और उससे संबंधित अलग अलग जो शक्तियां हैं, विषय है, उन पर चर्चा करेंगे। तो पहले बच्चों, उससे पहले आप लोग इसको ध्यान से पूरे स्ट्रक्चर को देखना और समझना पूरी तरह से कि राज्य क्या है, राज्य के अंग क्या है, शासन सरकार किस प्रकार से काम करती है, शासन सरकार के कौन कौन से अंग है, शक्ति का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, कानून का निर्माण कौन करता है, लागू कौन करता है, न्याय निर्णय कौन करता है, कार्यपालिका के कितने प्रकार है, राजनीतिक कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका, ये क्या है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आप लोग इन पर विशेष फोकस करेंगे, ध्यान करेंगे, तो ये मान के चलिए बच्चों, आप इस चैप्टर को जब आगे जो जो बढ़ेंगे आपके लिए अपने आप सीढ़ियां बनती जाएगी और इतनी अच्छी तरह से आप इसको समझ पाएंगे कि वास्तव में आपने जब पिछले चैप्टर लोकतंत्र पढ़ा और लोकतंत्र के बाद में केंद्र सरकार और राज्य सरकार पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आप इनको समझ आएंगे तो आसानी से आप पूरी जो व्यवस्थाएं हैं, राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, उनको समझ आएंगे। और इसके माध्यम से आप अपने आप में जो आपकी राजनीतिक संस्कृति है, आपकी जो राजनीतिक समाजीकरण है, आपका जो राजनीतिक शिक्षा है, उसमें आपकी वृद्धि होगी। और आप जब 18 साल वयस्क मताधिकार का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से भारत के एक जागरूक नागरिक के रूप में आप इसका प्रयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।